तो आज की इस वीडियो में हम जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन सब का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन इन सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं जिनसे आप इनको पहचानते हैं। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट है, इसको अलग से जो है हेल्पिंग वर्ब में बांटा गया है, जैसे कि इज एम आर और हैज हैव। इसी तरह से जो पास्ट है आपका, उसमें वाज वर और हैड, ये अलग से 2 टाइप्स हैं। और जो फ्यूचर है, इसमें आपका विल बी और विल हैव, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रेजेंट में आपको डू डज और देखने को मिलता है, और जो आपका पास्ट है इसमें आपको देखने को मिलता है डिड। तो ये जो मैंने आपको इस चार्ट के द्वारा समझाया है, यदि आपके ये चार्ट दिमाग में है तो आप कभी भी इंग्लिश लिखने में या फिर इंग्लिश बोलने में गलती नहीं करोगे। देखिए, प्रेजेंट में हमेशा इज एम आर, हैज हैव और डू डज ये ही आएंगे। कभी भी वाज वर, हैड और डिड ये आपके प्रेजेंट में यूज नहीं होंगे। और पास्ट में हमेशा डिड, वाज वर और हैड ये यूज होते हैं। और फ्यूचर में हमेशा विल बी, विल हैव, यानी कि विल के साथ अलग से एक वर्ड चुपक्के इसके साथ आ जाता है और ये फ्यूचर के सेंटेंसेस को बना देता है। तो इस तरह से आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को समझोगे। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, दे आर बीइंग सेंट। क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, या फिर जिसने भी ये सेंटेंस बोला है वो किस समय के लिए बोला है? प्रेजेंट के लिए बोला है, पास्ट के लिए बोला है, या फिर फ्यूचर के लिए बोला है? तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से समय के लिए इस सेंटेंस को बोला गया है। और यदि आप बता सकते हैं तो ये भी बता देना कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है, एक्टिव है, पैसिव है, और टेंस के कौन से पार्ट का है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी उनमें से जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज एम आर, यहां पर हम जितनी भी बात करेंगे ज्यादातर वर्ब के साथ करेंगे। किसके साथ? वर्ब के साथ। तो जो इज एम आर है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कोई काम लगातार चल रहा है, यानी कि जब कोई काम कंटिन्यूटी में होता है वहां पर आप प्रेजेंट टेंस में उस सेंटेंस को बनाने के लिए इज एम आर इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। और जो आपके हैज हैव हमने देखे थे पीछे, इनका मतलब है कि कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया है। कोई काम या तो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। कब? प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। इनको आप कभी भी पास्ट में यूज मत करना, ना ही कभी इनको फ्यूचर में लेकर जाना। देखिए, डू डज जिसका मतलब होता है प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हम डू डज का यूज करते हैं। और ये इंडेफिनेट में यूज किया जाता है। किसमें? इंडेफिनेट में, एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि इज एम आर के साथ आपको बीइंग लिखा दिखेगा। क्या? बीइंग। ये क्या होता है? जब भी आपको इज एम आर इनके साथ बीइंग लिखा दिखे, BEING, तो ये आपके पैसिव वॉइस में काउंट होते हैं। किसमें? पैसिव वॉइस में। और यदि आपको हैज हैव के साथ बीन लिखा दिखाई दे, देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। ये है BEING बीइंग, और ये है BEEN बीन। ये आपके पैसिव वॉइस में होंगे। समझ में आ गया? तो जब भी आपको इनमें से कोई दिखाई दे तो आपकी ये जो डेफिनेशन है दिमाग में आनी चाहिए कि इनमें से कोई ना कोई काम इन हेल्पिंग वर्ब के द्वारा किया जा रहा है, हो रहा है, हो चुका है, जो भी है उसका सेंस निकल जाएगा। अब देखिए, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, आप ये तो जानते हैं कि भाई किसी भी सेंटेंस को बनाने का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ये जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ जाएंगे और आपके सेंटेंस को बना देंगे। इसी तरह से मैंने आपको पास्ट में हेल्पिंग वर्ब बताई थी, जिनमें से वाज और वर, ये 2 जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये आपकी पास्ट में कहां पर यूज की जाती हैं? जब कोई काम लगातार चल रहा था।
पास्ट में ऐसा कोई काम जो कि लगातार चल रहा था उस टाइम पर जब आपने उसको देखा था, या फिर उस टाइम पर वो कंटिन्यूटी में था, तो उस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वाज वर्ब का यूज करना पड़ता है। इसी तरह से यदि हैड आपको कहीं पर दिखे तो इसका मतलब है कि कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया था। कब? पास्ट में। किसी काम को होने से पहले, कभी भी हैड अकेला नहीं आता है। किसी काम को होने से पहले कोई काम हो गया था, वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। इसी तरह से डिड का मतलब होता है पास्ट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी कि पास्ट का जो इंडेफिनेट आपका टेंस होता है उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें डिड का यूज करना पड़ता है। तो आगे से जब भी डिड दिखाई दे तो आपका फोकस सबसे पहले जाना चाहिए कहां पर? आपका फोकस जाना चाहिए पास्ट के इंडेफिनेट के सेंटेंस का जो सेंस होता है उस पर। और हाँ, ये जो डू, डज और डिड है, इनकी खासियत है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और एक खासियत इनकी और है कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे और मेन वर्ब का भी। तो यदि आपको ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लिखे हुए दिखाई दें तो समझ जाना कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं। और यदि वहां पर आपको ये सब्जेक्ट के बाद दिखाई ना दें बल्कि किसी और हेल्पिंग वर्ब के बाद दिखाई दें तो समझ जाना कि यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन ये जो डिड है ये आपका पास्ट के इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो सकता है, क्योंकि उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अब ये जो आपने वाज वर्ब पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में, वाज वर्ब के बाद यदि बीइंग आपको दिखाई देगा तो ये आपका पैसिव वॉइस में काउंट होगा। किसमें? पैसिव वॉइस में। और यदि हैड बीन दिखाई देगा तो ये आपका फिर से पैसिव वॉइस में दिखाई देगा, यानी कि पैसिव वॉइस में आपके जो सेंटेंस के सेंस हैं उनको निकालेगा। और जो आपकी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब थी उनमें मैंने आपको बताया था ये जो विल है इसके साथ ही एक अलग से अक्षर लगेगा और वो जो वर्ड इसके साथ लगेगा वो इसके टेंस की फॉर्म्स को चेंज कर देगा, कभी इंडेफिनेट में, कभी कंटिन्यूअस में, कभी परफेक्ट में, तो कभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपके सेंटेंस के जो टाइप्स उनको बदल देगा। देखिए, विल का मतलब होता है कोई किसी काम को करेगा, कोई किसी काम को आने वाले समय में करेगा। तो भविष्य की बातों को बताने के लिए हमें विल का यूज करना पड़ता है। वैसे तो ये बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं या फिर जिनके प्लान हम बनाते हैं उनको हम विल के द्वारा बनाते हैं। देखिए, विल बी का मतलब है कि कोई काम को कर रहा होगा, कोई किसी काम को आने वाले समय में कर रहा होगा, वहां पर हमें विल बी का यूज करना है। और विल हैव का मतलब है कि काम को कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आप विल हैव का यूज करेंगे भविष्य के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसी तरह से विल हैव बीन, इसका यूज होगा किसी समय से काम कर रहा होगा, कोई आने वाले समय में काम को स्टार्ट करेगा और तभी कंटिन्यूटी में होगा, यानी कि स्टार्ट करने के बाद उस काम को भविष्य काल में कर रहा होगा, वहां पर हमें विल हैव बीन का यूज करना पड़ता है। तो फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपके समझ में आगे होंगी। अब देखिए, एक बार हम इनके जो सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं कि किस तरह से इनके सेंटेंसेस बनते हैं। तो प्रेजेंट का जो आपके जो सिंपल यानी कि साधारण वाक्य होते हैं उनको देखते हैं। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, कंटिन्यूअस भी, इंडेफिनेट भी, परफेक्ट भी, सब कुछ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लगाना है और मैंने आपको बताया था डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की। तो इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इनको अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि मैंने इनका हर किसी का यूज बता दिया है। हैज, हैव का कहां पर होगा, इज, एम, आर का कहां पर होगा और डू, डज का कहां पर होगा। उनके बाद आपको वर्ब लगानी है। अब वर्ब डिपेंड करेगी कि किस हेल्पिंग वर्ब का आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए, ही मतलब वह जाता है, तो बोलोगे ही गोज, कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। वह जा रहा है तो बचेगा ही इज गोइंग, किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह गया है, किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट के परफेक्ट का, तो बोलोगे ही हैज गॉन। उसे भेजा गया है तो किसका सेंटेंस है? ये है आपका, बताइए किसका सेंटेंस है? हमने बताया था जहां पर भी हैज बीन और हैव बीन आएगा ये आपका पैसिव में जाएगा।
तो उसे भेजा गया है, ही हैज बीन सेंट। तो पैसिव में है किसका, प्रेजेंट का, प्रेजेंट में किसका, परफेक्ट का। काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज बीइंग डन किसका सेंटेंस है, ये है। देखने में तो हमें लगता है जा रहा है, कोई काम रेगुलर मतलब रेगुलर है, कंटिन्यूटी में है, तो कंटिन्यूअस का है, लेकिन इसके साथ आ गया बीइंग। मैंने आपको बताया था जब भी इजमार के साथ बीइंग आएगा वो रहेगा आपका पैसिव में, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पैसिव है। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, उनकी वर्ब के द्वारा और उनके कार्य के द्वारा। देखिए अब जो प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एक बार देखते हैं। वह नहीं जाता है, ये सिर्फ मैंने डूडज के लिए ही बनाया है। वह जाता है तो बनाया था हमने पीछे ही गोज, लेकिन वह नहीं जाता है तो बनाएंगे ही डज नॉट गो। मैंने आपको बताया था डू, डज और डिड इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ही डज नॉट गो यानी कि वह नहीं जाता है। वह नहीं जा रहा है तो बोलेंगे ही इज नॉट गोइंग, किसका सेंटेंस है, यह है आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, और पहला वाला था प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। वह नहीं गया है तो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट के परफेक्ट का। कैसे पूछना, क्योंकि इसमें हैज का यूज किया गया है, बोलेंगे ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है। उसे भेजा मतलब उसे नहीं भेजा गया है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट के, परफेक्ट के, पैसिव के, नेगेटिव, यानी कि ये सब नेगेटिव में होंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है वो भी पैसिव में, तो बोलेंगे ही हैज नॉट बीन सेंट, उसे भेजा नहीं गया है। काम किया नहीं जा रहा है यानी कि काम को नहीं किया जा रहा है, तो बोलेंगे द वर्क इज नॉट बीइंग डन, द वर्क इज नॉट बीइंग डन, काम को नहीं किया जा रहा है। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। नेक्स्ट देखिए पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स थी, अब इनका यूज देखते हैं। इनका यूज हमने पहले देख लिया था, अब इनको सेंटेंस के द्वारा देखेंगे। तो देखिए इसके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, या फिर वाज वर या फिर हैड, ये डिपेंड करेगा आप पास्ट का कौन सा टाइप मतलब सेंटेंस का बना रहे हैं। उसके बाद वर्ब और फिर आपकी ऑब्जेक्ट आ जाएगी। देखिए वह गया, हमने बोला वह गया यानी कि वह तो चला गया, तो बोलेंगे ही वेंट, सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ही वेंट मतलब वह गया। वह जा रहा था, किसका सेंटेंस है, पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बनाएंगे ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। तो इंग्लिश में कैसे पूछना, हमने इसमें वाज का यूज किया है, तो जहां पर भी वाज वर यूज होगा वो हमारा किसका सेंटेंस होगा, वो होगा पास्ट का कंटिन्यूअस। और देखिए इसके बाद जो गो है उसमें आईएनजी भी लगी हुई है। वह गया था तो बोलेंगे ही हैड गॉन, किसका सेंटेंस है, पास्ट के परफेक्ट का। क्यों, क्योंकि इसमें हैड का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। उसे भेजा गया था तो बोलेंगे ही हैड बीन सेंट, किसका सेंटेंस है, ये है पैसिव का, किसका, पास्ट का। पास्ट के कौन सा पैसिव है, परफेक्ट का पैसिव है। काम किया जा रहा था तो बोलेंगे द वर्क वाज बीइंग डन, किसका सेंटेंस है, पास्ट के कंटिन्यूअस के पैसिव का। समझ में आ गया किस तरह से पास्ट के सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। अब एक बार इनके नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो नेगेटिव में हमें डिड का यूज करना पड़ेगा, वाज वर और हैड का, और इसके बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। वह नहीं गया तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। देखिए पास्ट को जो इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल सेंटेंसेस में, और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगने की वजह से हम उसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह डिड का यूज करेंगे, हम डायरेक्ट नॉट का यूज नहीं कर सकते ही के बाद। वह नहीं जा रहा था तो बोलेंगे ही वाज नॉट गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग। वह नहीं गया था तो बोलेंगे ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन। और उसे नहीं भेजा गया था तो बोलेंगे ही हैड नॉट बीन सेंट, ही हैड नॉट बीन सेंट। और काम किया नहीं जा रहा था तो बोलेंगे द वर्क वाज नॉट बीइंग डन, द वर्क वाज नॉट बीइंग डन। तो इस तरह से पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका किस तरह से यूज करेंगे।
तो देखिए इसके साधारण वाक्य देखेंगे जिनमें हम सिर्फ विल का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे होता ही है। वह जाएगा तो बोलेंगे ही विल गो, ही विल गो यानी कि आने वाले समय में वह जाएगा। वे फोन खरीदेंगे तो बोलेंगे दे विल बाय ए फोन, दे विल बाय ए फोन, वे फोन खरीदेंगे। उसके बाद है पापा ऑफिस से आएंगे तो बोलेंगे पापा विल कम फ्रॉम ऑफिस, पापा विल कम फ्रॉम ऑफिस यानी कि पापा जो हैं वो आने वाले समय में ऑफिस से आएंगे। अब इसके हम कंटिन्यूअस यानी कि जो आपके रेगुलर वाक्य होते हैं उनको देखते हैं। इसमें हमें विल बी का यूज करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाकर। वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वे फोन खरीद रहे होंगे तो बोलेंगे दे विल बी बाइंग ए फोन, दे विल बी बाइंग ए फोन। पापा ऑफिस जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस। तो ये कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। समझ में आ गया। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।